चलिए, सेशन हमारा है आज का एमआरसीओजी ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है। स्पेशली जब से ये एमआरसीओजी पार्ट 3 कंडक्शन स्टार्ट हुई है, यहाँ होगी अब नेक्स्ट ईयर से, मई 2025 से। तो अ, ये बहुत इजी हो गया है पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए कि वो एमआरसीओजी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा। आई डिड माई एमबीबीएस फ्रॉम कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर in 2008 and did my FCPS in obstetrics and gynecology in 2016। और उसके बाद आई डिड एमआरसीओजी इन 2022। पार्ट 1 मैंने अपना दिया था एफसीपीएस एग्जाम, पार्ट 2 एग्जाम से पहले। और बाकी एमआरसीओजी पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने एफसीपीएस के बाद कंप्लीट किया अपना। और देन आई हैड अ सर्टिफिकेट इन हेल्थ प्रोफेशनल्स एजुकेशन इन 2023। Currently, I am working as assistant professor obstetrics and gynecology at Shahida Islam Medical and Dental College, गोधरा। जो डिस्कशन है हमारी बेसिकली वो रिवॉल्व करेगी इन क्वेश्चंस के अराउंड कि एमआरसीओजी एग्जाम है क्या, और बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ परस्यूइंग एमआरसीओजी, एंड शुड आई डू एमआरसीओजी along with FCPS exam, and why it's easier in Pakistan to do MRCOG now, or what is the eligibility criteria for all the parts, how to apply, and what do I need to study for all the three parts, and from where and now to how to start. And then we'll discuss other questions that you wrote in your feedback, your forms that you filled before joining the session. MRCOG exam है क्या? It's actually a membership exam of Royal College of Obstetricians and Gynecologists, United Kingdom, or it is internationally recognized, and it's a gold standard qualification in obstetrics and gynecology. पार्ट्स क्या हैं, आप सबको इसका तो इल्म है कि पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। एमआरसीओजी 1 है, 2 है और 3 है। एमआरसीओजी 1 लाइक एफसीपीएस पार्ट 1 है, काफी रिजेम्बलेंस है इसकी ये पार्ट 1 से। सारे सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं इसमें जो है अटेम्प्ट करने हैं। 2 पेपर्स हैं, सेकंड पेपर इज मोर रिलेटेड टू गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है। एमआरसीओजी 2 इज लाइक एफसीपीएस पार्ट 2 रिटन पेपर, सारे एमसीक्यूज हैं, एसबीएस हैं और ईएमक्यूज हैं उसमें। ऑलमोस्ट सारी थ्योरी वही कवर करनी है आपने जो एफसीपीएस पार्ट 2 में है। ठीक है। और एमआरसीओजी 3 है जो है वो सारा क्लिनिकल एग्जाम है, स्टेशन वाइज एग्जाम। ठीक है। और बेनिफिट्स क्या हैं आपके ख्याल में? एक तो ये है कि आपको प्लैब करने की जरूरत नहीं है फॉर जीएमसी रजिस्ट्रेशन। सो यू कैन गो टू यूके एंड हैव योर जीएमसी रजिस्ट्रेशन आफ्टर डूइंग एमआरसीओजी। और रिकग्नाइज इन मैनी कंट्रीज, आपको पता है पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में एंड दूसरे गल्फ कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है ये। और इसका जो मेन बेनिफिट है हमें वो ये है कि हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स नहीं करनी पड़ती कि कोई आरसीओजी की स्पेसिफिक वर्कशॉप्स हम हमें करनी पड़े, ऐसा नहीं है। हमने जो अपना हम काम कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्सपीएस पार्ट 2 की, वो काउंट हो जाएगी हमारी उसके लिए। या इवन हम एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग टीचिंग हॉस्पिटल्स में अ, या ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ अच्छा सेटअप है गायनी ऑप्स का, वहाँ पे गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी वो काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, लेकिन 4 इयर्स चाहिए हमें एमआरसीजी पार्ट 3 के लिए। ट्रेनिंग के लिए हमें ट्रेनिंग के 4 इयर्स चाहिए हमें। अगर एमआरसीओजी 1 और 2 की बात की जाए तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। यू जस्ट यू शुड हैव अ एमबीबीएस डिग्री फॉर दैट। एमआरसीओजी 1 के लिए और एमआरसीओजी 2 के लिए ऑब्वियसली आपने एमआरसीओजी 1 एग्जाम पास किया हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि दोनों एग्जाम, अगर आप घर बैठे हुए हैं, आप एमबीबीएस कर लिया है, हाउस जॉब कर ली है, तो आप दोनों एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एमआरसीओजी 3 के लिए आपको 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। उसके लिए क्या काउंट हो सकता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं एफसीपीएस की, वो काउंट हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा एमएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी काउंट हो सकती है। और मेडिकल ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं किसी भी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वो भी काउंट हो जाएगी। ठीक है।
इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आपने MRCG 3 के लिए अप्लाई करना होता है तो आपने अपना जो एक्सपीरियंस है ये बनवा के अपने हॉस्पिटल से इसको भिजवाना होता है अपने RCOG, ठीक है। फिर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर MRCOG 3। बस ये है कि अगर आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में, तो उस पे एक्सपीरियंस पे लिखा होना चाहिए कि हर और हिम ड्यूटीज आर होल टाइम एंड रेजिडेंशियल। बस ये जरूरी है उसके लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो इस पर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 4 इयर्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसके लिए। और अब तो आपको आइडिया है कि MRCOG पाकिस्तान में करना आसान कैसे है, कि 1 और 2 तो काफी अर्से से कंडक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसका तो पहले भी प्रॉब्लम नहीं था। और MRCG 3 एग्जाम जो है ये मई 2025 में स्टार्ट हो जाएगा ये भी। तो जाहिर है जब यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा तो वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम सेव कर लेंगे। और कोचिंग ऑलरेडी अवेलेबल है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ भी कुछ काफ़ी MRCOGs हैं। और MRCG 3 का पैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब हमारे FCPS पार्ट 2 के क्लिनिकल से रिसेम्बलेंस है उसकी। तो इट्स बिकमिंग ईजियर इन पाकिस्तान नाउ डेज, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे जो एक्सपेंसेस हैं, वीजा और ट्रैवलिंग टू UK और सारा कुछ वहाँ पे स्टे के एक्सपेंसेस जो है, सारा कुछ मिला के एग्जाम की फीस से भी ज्यादा एक्सपेंसेस बन जाते हैं, तो वो हम सेव कर सकते हैं एक्सपेंसेस। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है UK मूव करने का, तो क्या मुझे MRCOG करना चाहिए, टाइम है मेरे पास में, क्या MRCOG कर लूँ? उसका आंसर यही है कि जी बिल्कुल करना चाहिए। रीजन क्या हो सकती हैं कि एक तो ये आपके नॉलेज को रिफाइन करेगा। ऑब्वियसली आप हम यहाँ पाकिस्तान में सेटअप में काम करते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रैक्टिसेस हमारी इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो सकती लिमिटेशंस की वजह से। तो ये हमारा नॉलेज रिफाइन करेगा, हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में मज़ीद नॉलेज मिलेगा हमें, और हमारी CV इंप्रूव करेगा, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और फ्यूचर में प्लान बन सकता है बाहर जाने का, तो इसलिए अगर MRCOG किया होगा तो फिर मूव करना ईजियर होगा। सो अब हम बात करते हैं कि MRCOG 1 एग्जाम क्या है। इससे पहले डिस्कस किया कि एक बेसिक एग्जाम है, लाइक FCPS पार्ट 1 एग्जाम। सो इट कवर्स द फंडामेंटल एंड अप्लाइड नॉलेज फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। स्पेसिफिकली जो ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी के हवाले से जो भी बेसिक बेसिक स्टडीज होंगी वो आपको करनी होगी इसके लिए। सारा कुछ रिलेटेड होगा ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी से। अगर एनेटमी है तो वो रिलेटेड होगी, फिजियोलॉजी है तो वो रिलेटेड होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन है तो गायनेकोलॉजी की ही कोई जैसे लैब्स होंगी उसके मुतालिक होगा, या नॉर्मल वैल्यूज होंगी उसके मुतालिक होगा। और कंप्यूटर बेस्ड है, अब सब एग्जाम्स पाकिस्तान में भी कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। और 2 पेपर्स हैं, ईच हैविंग 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स, ठीक है। उसमें पार्ट 1 में सिर्फ सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, पार्ट 2 में EMQs भी हैं, यानी कि एक्सटेंडेड मल्टीपल जो एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 में भी हैं। और 2 पेपर्स हैं, बोथ पेपर्स आर इन सेम डे विद ब्रेक इन बिटवीन, 2 to 3 आवर्स का ब्रेक होता है, उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट होता है। अब ये कि पार्ट 1 कौन दे सकता है, एलिजिबल कौन है? Anyone who has a medical degree, who has done MBBS can apply for part 1, okay? और इट्स बेटर टू टेक आफ्टर हाउस जॉब। हाउस जॉब से पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि हाउस जॉब में थोड़ा ज़्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेशन होती है, तो हेल्पफुल है आपके MRCG 1 के लिए। और ऐसे लोग जिन्होंने FCPS 1 कर रखा है लेकिन रेजिडेंसी नहीं मिल रही है, आपको पता है कि सीट्स आजकल मुश्किल से मिलती हैं, तो वाइल देर वेटिंग फॉर रेजिडेंसी दे शुड डू MRCG 1। और रेजिडेंसी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास फ्री टाइम है, तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं MRCG 1 के लिए। आइडियली जो IMM के बाद का टाइम होता है उसमें MRCG 1 अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें आपको जो गायनी और ऑब्स का पार्ट है उसके लिए आपको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। जो कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वैसे आपकी क्योंकि गायनी ऑब्स से तो आप सब कुछ गो थ्रू हो चुके होते हैं IMM के लिए, तो वो ईजियर हो जाता है आपके लिए पार्ट 1 अटेम्प्ट करना। अब ये है कि अप्लाई कैसे करें MRCG 1 के लिए। सबसे पहले आपने जाना है RCOG वेबसाइट पे, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करते हुए आप ख्याल रखिएगा कि जो आप अपना नेम यूज करें, कोशिश करें कि वही नेम हो जो आपकी मेडिकल डिग्री के ऊपर नेम है। फिर आपको एक एलिजिबिलिटी फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसको फिल करेंगे आप लोग। और साथ MBBS की डिग्री आपने
प्राइमरी मेडिकल डिग्री यानी कि एमबीबीएस की डिग्री आपने अटैच करनी है, ठीक है। तो ये डिग्री जो है इसकी कॉपी होनी चाहिए, या टेस्टेड होगी बाय अ मेंबर या फेलो ऑफ आरसीओजी, या फिर प्रिंसिपल ऑफ अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वो भी कर सकते हैं इसको, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, वो भी कर सकते हैं टेस्ट। जब आप एलिजिबिलिटी फॉर्म अपलोड कर देंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ डेट्स होती हैं, उस पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन होती है, यानी कि आपने शो करना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये एग्जाम देने के लिए। इट्स नॉट अ बुकिंग, आपने ये शो करना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट एग्जाम। तो स्पेसिफिक डेट पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आपको ईमेल्स आएंगी, आपने उसको रिप्लाई करना है कि उसमें लिंक लिखा होगा, उस पर आपने रिप्लाई करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग दैट एग्जाम। जब आप एक अकाउंट बना लेंगे आरसीओजी की वेबसाइट पे, तो यू नीड टू कीप चेकिंग द डेट से कब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन हो रही है, कब बुकिंग ओपन हो रही है, ठीक है। तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दी, उसके बाद क्या है कि बुकिंग विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब बुकिंग विंडो ओपन होती है तो ये आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें बुकिंग कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि आज बुकिंग विंडो ओपन हुई है, आज 22 सितंबर है, तो 2 वीक्स तक ओपन रहेगी। लेकिन आजकल स्लॉट्स बहुत, एज कम्पेयर टू द कैंडिडेट्स एप्लीकेंट, स्लॉट्स बहुत कम होती हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे ही बुकिंग विंडो ओपन हो, आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है बुक करना है एग्जाम, इफ यू आर डिटर्मिन्ड कि आपने एग्जाम देना है, ठीक है। जैसे आज अगर 2 बजे बुकिंग विंडो ओपन होनी है, तो आप कोशिश करें कि आज 2 बजे ही लॉग इन होके आप अपना एग्जाम बुक कर लें। ये वेट ना करें कि अभी 2 वीक्स का टाइम पड़ा हुआ है तब मैं बुक कर लूंगी, स्लॉट्स विल नॉट बी अवेलेबल। ये MRCG 3 की स्लॉट्स तो फर्स्ट 5 मिनट्स में खत्म हो जाती हैं, ठीक है? और वो लोग जिनकी प्रिपरेशन होती है फिर वो बैठे रह जाते हैं ऐसे। या तो बुक इमीडिएटली व्हेन विंडो ओपन्स एज स्लॉट्स आर लिमिटेड, एंड एग्जाम बुक हो गया, फिर आपने सेंटर चूज करना है अपना, और ऑनलाइन पेमेंट होगी। फिर बुकिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, तो आपने बस ये करना है कि जब बुकिंग विंडो ओपन होगी तो आपने फौरन से अपना एग्जाम बुक कर लें। अब क्या है कि आप 6 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं MRCOG 1 की, 6 अटेम्प्ट अलाउड है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दी है, सेकंड अटेम्प्ट दी है, लेकिन उसमें पास नहीं हो सके, तो दोबारा से एलिजिबिलिटी वाला प्रोसेस नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं होती फिर बस आपने नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करना है, बुकिंग करनी है। फी जो है आजकल वो £555 है फॉर बैंड बी कंट्रीज। आरसीओजी ने कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ बैंड्स में। यूके यूके के लिए डिफरेंट फी है, लेकिन बाकी कंट्रीज हैं बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी में, इस तरह से हैं कंट्रीज। तो जो पाकिस्तान है दैट इज इन बैंड बी, तो इसकी फी है आजकल £555। MRCG 2 की भी सेम है, MRCG 3 की ज्यादा है इससे। So, इसलिए फी फी में काफी डिफरेंस है FCPS पार्ट 1 और MRCOG 1 में। तो जब भी आपने एग्जाम देना है तो आपने अपना माइंड बना के बुक करवाना है कि हमने एग्जाम देना है इसका, ठीक है। और MRCOG 1 पास अगर आपका हो गया है, फिर आपने MRCOG 2 अटेम्प्ट करना है विद इन 7 years ऑफ पासिंग MRCOG 1, अदरवाइज MRCOG 1 विल एक्सपायर, ठीक है। विद इन 7 years में अटेम्प्ट करना जरूरी है MRCOG 2, लेकिन तो पास करना जरूरी नहीं है। बस ये है कि 6 विद इन 7 years आपने उसको अटेम्प्ट किया हुआ। MRCOG 1 एग्जाम की डेट्स क्या हैं? 2 दफा एग्जाम होता है साल में, ठीक है, जनवरी में और जुलाई में। अब जनवरी 2025 में जिन लोगों ने एग्जाम देना है वो अपना एलिजिबिलिटी भी कंप्लीट कर चुके हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्लोज हो चुका है उनके लिए, ठीक है। वो अब बुकिंग ओपन होगी अक्टूबर में। तो अब कोई इस वक्त तो प्लान कर रहा है कि मैं जनवरी में एग्जाम दूंगा, लेकिन उसने एलिजिबिलिटी नहीं कंप्लीट की अपनी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो उसके लिए भी एग्जाम बुक करना पॉसिबल नहीं है। वो जुलाई 2025 के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। और ये सिलेबस है पार्ट 1 पार्ट 2 का, सॉरी पेपर 1 पेपर 2 का MRCOG 1 के लिए। FCPS पार्ट 1 की तरह पेपर 1 में इसमें एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स हैं, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी है। और पेपर 2 में बायोफिजिक्स है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। मैंने अपना एग्जाम दिया था पार्ट 1 का, FCPS की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और मेरा अभी पास टाइम था मेरे पास अटेम्प्ट करने के लिए FCPS पार्ट 2 रिटर्न। सो तब दिया था मैंने। उसमें जो सेकंड पेपर है मोस्टली क्वेश्चंस थे गायनी के, मैंने गायनी सेपरेट नहीं पढ़ी थी इसके लिए। उसमें
लेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, पीपीएचडी मैनेजमेंट के हवाले से थे, कुछ प्री मेलिग्नेंट डिजीज के हवाले से थे। मतलब ऐसी चीजें थी जो हम रूटीन में डील करते हैं वार्ड्स में, ऑब्स एंड गायनी के वार्ड्स में, ठीक है। ये कुछ था उसके अंदर। तो ये इट्स इजियर देन एफसीपीएस पार्ट 1। बुक्स क्या है एमआरसीओजी 1 की, कुछ बुक्स मैंने ऐड की हैं। आप 2 से 3 बेसिक बुक्स जो हैं, टेक्स्ट बुक्स, वो इनफ होती हैं उसके लिए। 2 से 3 टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, और बाकी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, एसबीएस जो है। बुक्स में है टिम चार्ट है, टिम चार्ट, और तो छोटी सी बुक है ये। और इसके अलावा एमआरसीओजी पार्ट 1 की इसेंशियल रिवीजन गाइड है, और रिवीजन नोट्स हैं फॉर एमआरसीओजी पार्ट 1, ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स हैं। अच्छा, 1 मिनट, कोई ऐड होना चाह रहा है, उसको मैं यहाँ से ऐड कर। और एसपीएस हैं, एसपीएस की बुक्स हैं, के पास एमआरसीओजी भी है, और टिम चार्ट के भी एसपीएस होते हैं। ऑन एग्जामिनेशन एसपीएस है। अब बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, वो चाहे आप किसी बुक से भी कवर कर लें, ठीक है। ये जो 2 से 3 टेक्स्ट बुक्स हैं, इनमें भी काफी चीजें ओवरलैप करती हैं। तो जहां से आपको बेहतर लगता है वहां से आप कर सकते हैं, जो बुक आपको बेहतर लगे। और इवन आपने अगर एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी की हुई है, वो किसी और बुक से तैयारी की है, तो आप वही सेम टॉपिक्स वहां से भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एड से अक्सर लोगों ने पढ़ा होता है, तो फर्स्ट एड से भी वो टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं उससे। सो ये हमारा कुछ एमआरसीओजी 1 के हवाले से था। अब हम बात करते हैं एमआरसीओजी 2 की। एमआरसीओजी 2 क्या है? इसमें सारे क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे, ठीक है। इट असेसेस द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज इन क्लिनिकल सिनेरियोज। करें एक डॉक्टर शनाज ज्वाइन करना चाह रही हैं। एमआरसीओजी 2 क्या है? इट असेसेस द एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज इन क्लिनिकल सिनेरियोज। और फॉर्मेट क्या है? वही फॉर्मेट है जो पार्ट 2 का फॉर्मेट है, रिटर्न का। 2 पेपर हैं इसमें, और दोनों सेम डे पे होंगे विद ब्रेक इन देम। और 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें, एसपीएस और ईएमक्यूज, इनके एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस। और 3 आवर्स हैं फॉर ईच पेपर। हर पेपर में 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स होंगे, और 50 ईएमक्यूज होंगे, ठीक है। एंड नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर एसबीएस एंड ईएमक्यूज। हाउएवर, हर दफा ये होता है कि जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट सेट होता है, परसेंटाइल होता है, या डिफरेंट क्राइटेरिया सेट होता है हर दफा से। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने परसेंट वाला ही पास है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि एमआरसीओजी 1 के बारे में डिस्कशन की है हमने पहले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शनाज। हम एमआरसीओजी 1 के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि एमआरसीओजी 1 क्या है, और उसके बारे में क्विक सा बाद में फिर हम एक ओवरव्यू कर लेंगे। एमआरसीओजी 2 जो है, उसके 2 पेपर हैं, दोनों में 50 एसपीएस हैं, 50 ईएमक्यूज हैं। और हर दफा पासिंग क्राइटेरिया सेपरेट सेट होगा, यानी कि परसेंटाइल बेसिस पे होगा। एमआरसीओजी पार्ट 2 एग्जाम की डेट्स भी वही हैं ऑलमोस्ट जो कि पार्ट 1 की होती हैं। जैसे 2 एग्जाम टाइप्स होंगी इसकी भी, जनवरी में और जुलाई में। जनवरी 2025 के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते थे, ये इतना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। अब जिन्होंने अब अप्लाई करना है, दे कैन अप्लाई फॉर जुलाई 2025। और जुलाई जनवरी 2025 अटेम्प्ट के लिए बुकिंग ओपन होगी अक्टूबर 29 को। अगर किसी ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया हुआ है एमआरसीजी 2 के लिए, तो
अक्टूबर को, जब अक्टूबर 29 को जिस टाइम भी बुकिंग ओपन हो तो आपने फॉरन एग्जाम बुक कर लेना है, एज स्लॉट्स आर लिमिटेड। कुछ लोग बुकिंग में रह जाते हैं, ठीक है, और आपने जो टाइम है वो भी सेट कर लेना है कि वहां पे क्या टाइम है और मेरे पास क्या टाइम होगा। टाइम जोन भी डिफरेंट है हमारी। 22 जनवरी को एग्जाम है। जो लोग आगे अटेम्प्ट कर रहे हैं जुलाई के लिए, उनके लिए भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन होगा। उनके पास इनफ टाइम भी है प्रेपरेशन के लिए, वो स्लो पेस पे तैयारी कर सकते हैं इसके भी। मॉड्यूल्स क्या है एमआरसीयू 2 के लिए? वही मॉड्यूल्स हैं सेम जो एफसीपीएस पार्ट 2 के लिए हैं। जिन्होंने एफसीपीएस कर लिया हुआ है या ट्रेनिंग कर ली हुई है उनके लिए एग्जाम्स करना बहुत ईजी है, क्योंकि ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है इसका। और जो भी इसके अलावा गायनी ऑप्स में काम कर रहा है उनके लिए एग्जाम्स अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है। दीज एग्जाम्स आर इजियर देन एफसीपीएस एग्जाम्स। हाउएवर द फीस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट करना। ये मॉड्यूल्स हैं, इसमें आपको पता है सारे मॉड्यूल्स एफसीपीएस पार्ट 2 के लिए भी डिस्कस होते हैं। क्लिनिकल स्किल्स हैं, टीचिंग रिसर्च है, कोर सर्जिकल स्किल्स हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, एंटीनेटल केयर, मैटरनल मेडिसिन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी है, पोस्टमार्टम प्रॉब्लम्स हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सब फर्टिलिटी, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, अर्ली प्रेगनेंसी है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, एंजियो गायनेकोलॉजी एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और यही जो मॉड्यूल्स हमने पार्ट 2 के लिए तैयार करने हैं, एसबीएस के लिए, ईएमक्यूज के लिए, इन्हीं की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है उसमें एमआरसीयू 3 एग्जाम। So it's a clinical assessment of knowledge, skills, attitude and competencies। और 2 एग्जाम डाइट्स हैं इसकी भी, हाउएवर इसकी डेट्स डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अच्छा, किसी ने पूछा हुआ है कि एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताएं, वो हम बात कर लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 एग्जाम डाइट्स हैं नवंबर और मई। नवंबर की तो बहुत करीब आ गई है, वो लोग बुकिंग भी करवा चुके हैं वो जिसने एग्जाम देना है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम मई में है जो कि पाकिस्तान में कंडक्ट होगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है एमआरसीयू 3 की? वही ऑब्वियसली एमआरसीयू 2 पास किया हुआ आपने, और यू हैव अप्रूवल ऑफ असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो कि पहले हमने डिस्कस किया है क्या है, कि हमने 4 साल का एक्सपीरियंस भिजवाना है। ठीक है, आगे और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस भिजवाना है। और मॉड्यूल्स वही हैं पार्ट 3 के हम डिस्कस किया एज एन एमआरसीयू 2। 14 इंटरेक्टिव टास्क होंगे सर्किट में बेस्ड ऑन दीज 14 बेसिक मॉड्यूल्स, और हर टास्क होगा 10 मिनट्स लॉन्ग विद 2 मिनट्स रीडिंग टाइम इन बिटवीन। ये अब लाहौर में कंडक्ट होगा इस दफा। और असेसमेंट डोमेन्स हैं इसके, पेशेंट सेफ्टी, ये चारों डोमेन्स होते हैं, इनमें से 2 डोमेन्स पेशेंट सेफ्टी और जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड अप्लाइड नॉलेज पास करना जरूरी होता है। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी है, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स है, कम्युनिकेटिंग विद कोलीग्स है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे फॉर्म्स में, अब यहाँ भी मेरे ख्याल में वही क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन थे कि कहाँ से और कब कैसे स्टार्ट करें, जॉब और फैमिली के साथ कैसे मैनेज करें, और मिनिमम सिलेबस क्या हो जो कवर करें हम, और मेडिकल मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या ये वर्थ डूइंग है या नहीं, और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। 2 और 3 की डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली पहले ही। और एक क्वेश्चन था कि आर एमसीपीएस ट्रेनीज एलिजिबल टू मूव टू यूके आफ्टर एमआरसीओजी 2 टू कंटिन्यू ट्रेनिंग एज ST3 इन यूके। इसी क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीएसपी के थ्रू एससीपीएस ट्रेनीज जा सकते हैं यूके, एमसीपीएस ट्रेनीज नहीं जा सकते यूके सीपीएसपी के थ्रू, और वहां पे ST3 लेवल पे ज्वाइन नहीं कर सकते सीपीएसपी के थ्रू। ठीक है, however if MCPS trainees want to go to UK then they can go through MTI if they have 4 years experience in specialty। ठीक है, आपने यानी कि 2 साल एमसीपीएस की ट्रेनिंग की है और इसके अलावा 2 साल एडिशनल एक्सपीरियंस है एमसीपीएस से पहले का या बाद का, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑब्स एंड गायनी का, दे कैन गो टू यूके थ्रू एमटीआई। तो एमटीआई प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ये है कि MRCOG 1 किया हुआ हो, लैंग्वेज टेस्ट क्लियर हो, ओईटी और ओईटी हो या आईएलटीएस हो, उसमें रिक्वायर्ड मार्क्स हो,
और असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग हो। ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस की। असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग क्या है कि आप वही एक्सपीरियंस भिजवाते हैं आरसीओजी में, अपने डिपार्टमेंट से साइन करवा के बनवा के, और उसको आरसीओजी अप्रूव करता है। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीआई के थ्रू जा रहे हैं तो एमटीआई के थ्रू अप्लाई करें, अगर आपने एमआरसी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अप्लाई करें। और किड्स और जॉब सब कैसे स्टडी करना है, ये सबके लिए तो प्रॉब्लम है। अब देखें, किड्स और फैमिली जो है ये तो हमारी प्रेफरेंस है, और खुद हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा, रूटीन एडजस्ट करनी पड़ेगी, और खुद देखेंगे टाइम कितना मैं दे सकती हूँ, उस लिहाज से फिर आप आगे स्टडी स्टार्ट करें। और हाउस हेल्प जितनी मिल सकती है आप उतनी लें, फैमिली से इतनी हेल्प मिल सकती है वो लें आप। मेड अगर अरेंज कर सकते हैं तो वो अरेंज करें। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं इनको खत्म करना पड़ेगा, लाइक समटाइम्स मोबाइल से ऐसी एप्स डिलीट करनी पड़ती हैं, इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो वो करें फिर। और टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। रूटीन एडजस्ट कर लें, जैसे बच्चे अगर सुबह देर से उठते हैं, सुबह का टाइम एडजस्ट कर लें, वरना रात का टाइम एडजस्ट कर लें। अगर पार्ट 1 देना है तो 3 to 4 आवर्स अ डे चाहिए, अगर आपने जनवरी के अटेम्प्ट देनी है। 3 to 4 आवर्स चाहिए पार्ट 1 के लिए, और 3 to 4 मंथ्स चाहिए, और डेली 2 to 3 आवर्स दें आप एटलीस्ट स्टडी को, डेडिकेटेड स्टडी को टाइम। और क्या तरीका क्या है कि आप एक टॉपिक रीड करें, फर्ज करें एनाटॉमी का सब टॉपिक ले लें कोई आप, उससे रिलेटेड फिर आप एसबीएस प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ एसबीएस की बुक्स जो हैं उसमें टॉपिक वाइज एसबीएस दिए होते हैं, तो वो करने बहुत आसान होते हैं कि आप पहले टॉपिक पढ़ा कि आप अपने आप को असेस कर लेंगे कि आपने टॉपिक से ठीक गेन किया या नहीं किया, आपने क्या कोई डेफिशिएंसीज नहीं रह गई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो टॉपिक को इस तरह अटेम्प्ट करें। और मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक टेक्स्ट बुक मेन रखें आप, और उसमें जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं वो दूसरी टेक्स्ट बुक से आप कवर कर लें। अच्छा, और किसी ने पूछा कि इज इट वर्थ डूइंग फॉर अ डॉक्टर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही करेंगे ट्राई, अपर क्लास फैमिली को तो जरूरत ही नहीं है, तो ट्राई करें, इतनी इतनी एफर्ट करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने नहीं भी जाना पाकिस्तान, आप एफसीपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं या एफसीपीएस की ट्रेनिंग कहीं नहीं मिली लेकिन आप ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप करें एमआरसीओजी। आपको कभी किसी फ्यूचर में कभी प्रोग्राम बन सकता है कि आपने जाना है, और अब आपका एमआरसीओजी का डिग्री होगी तो बस आपको फिर लैंग्वेज टेस्ट करना होगा, जीएमसी करवानी होगी, तो आपके लिए मूव करना ईजी हो जाएगा। सो रिकमेंडेड तो यही है कि अगर पॉसिबल है तो आप कर लें। और क्वेश्चन था कि आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टडीइंग फॉर लास्ट 5 to 6 years, आई फाइंड इट डिफिकल्ट रिज्यूम स्टडीज। इसके लिए तो पता है आपको कि इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, स्मॉल स्टेप्स लें। अगर आपने एक दफा सोच लिया है कि एग्जाम देना है, तो फिर आप स्टार्ट करें प्रोसेस, खुद ही फिर प्लान प्लान भी बन जाएगा, और खुद ही टाइम भी निकलना शुरू हो जाएगा। चंक्स में पढ़ना स्टार्ट करें पहले, साथ साथ एडजस्टमेंट होती जाएगी। डिफिकल्ट होता है शुरू में पढ़ना, लेकिन साथ साथ हो जाएगा सारा कुछ। टाइम फिक्स कर लें स्टडी का, अगर आपके साथ कोई स्टडी बड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, जो पार्टनर है तो आप अच्छा पढ़ सकते हैं उसके साथ। सो देखो मैसेज क्या है कि नथिंग इज इकरा। अभी भी देखें बच्चे अभी भी मीटिंग अटेंड करने नहीं दे रहे, डॉक्टर ताहिरा के बच्चे, वो भी इंटरेस्टेड है मम्मा के साथ सुनने में। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, अब क्या हमारा टेक होम मैसेज क्या है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ ना कुछ मैनेज किया जा सकता है। और क्लियर गोल सेट करें, आप प्लान करें कि जब आपने देना है, साथ ही फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जब आपको पता होगा कि मैंने ये अटेम्प्ट देनी है तो ऑब्वियसली फिर आप स्टडी भी स्टार्ट करें, और सब कुछ प्लान होता जाएगा इफेक्टिवली। तो कुछ 1 to 1 कोर्सेज मैंने अरेंज किए हैं, फ्यू डेज में की डेट्स मैं बता दूंगी। 1 के लिए हैं, 2 के लिए हैं, 3 के लिए हैं। उनके लिए जो कि नेक्स्ट जुलाई की अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो वो ग्रेजुअल पेस पे भी कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जनवरी के अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए नॉर्मल पेस के लिए भी हैं कोर्सेज।
ये है कोर्सेज कॉस्ट इफेक्टिव रखे हैं क्योंकि ऑलरेडी फीस काफी ज्यादा है एमएसयूजी वन के एग्जाम्स की। और 1-to-1 कोर्स का पर्पज ये होगा कि जो मेंटोर और मेंटी दोनों की रूटीन के मुताबिक वो एडजस्ट हो सके। लेकिन असल बात यह है कि पढ़ना तो खुद ही है, खुद अपना प्लान बनाएं कैसे पढ़ना है। और बाकी कोचिंग मिल जाती है, अगर आपका स्टडी बडी है तो आप उसके साथ मिलके पढ़ लें, वो बेस्ट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि टाइम हमारा लिमिटेड रह गया। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट बुक्स। बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, आरसीओजी की वेबसाइट पे भी लिंक्स हैं बुक्स के, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बुक शॉप्स हैं उनको भी कह सकते हैं, वो अरेंज कर देते हैं, लाहौर से मिल जाती हैं। अच्छा किसी का क्वेश्चन है कि एम टी आई सी पी एस पी एंड एम टी आई यू के बोथ रिक्वायर एमआरसीओजी पार्ट वन। नहीं, एम टी आई सी पी एस पी के लिए एमआरसीओजी वन रिक्वायर्ड नहीं है। एम टी आई सी पी एस पी के थ्रू मोस्टली वो कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने आईएमएम कर लिया हो, पास हो गया हो, या उन्होंने अटेम्प्ट किया हो आईएमएम। और क्वेश्चन था कि अच्छी प्रेपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए। अगर तो जुलाई में आपने जनवरी में अटेम्प्ट करना है तो आपके लिए 3 to 4 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं आपके पास। अगर आप डेली 3 to 4 आवर्स दे सकती हैं तो ठीक है, उसमें एग्जाम हो जाएगा पास। जो टारगेटेड स्टडी करनी है, ये नहीं कि आप मल्टीपल बुक से पढ़ना शुरू कर दें, एक बुक बेसिक रखें और जो चीज़ें आपको वहां से क्लियर नहीं होंगी उसको दूसरी बुक से कंसल्ट करें, मैक्सिमम एसबीएस करें लेकिन। ठीक है? अच्छा किसी ने कहा है कि आई वांट टू गिव जनवरी अटेम्प्ट बट आई हैव नॉट फिल्ड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो सकती हैं अब, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट भी गुजर चुकी है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी क्लोज हो चुका है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। हाँ मैंने जी। पूछना था कि कोई एक ऐसी जगह है जहां से हमें सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, ऑल इन वन प्लेस। अच्छा फायजा, आपने पार्ट वन दिया हुआ है? जी। पार्ट वन दिया हुआ है एमआरसीओजी पार्ट वन? जी मैंने पार्ट टू भी दिया था। अच्छा, ऐसी जगह तो नहीं मिलती पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स में कि जहाँ से सारा सिलेबस हमें इकट्ठा मिल जाए। ठीक है, गाइडलाइन। लेकिन जो बुक्स बताई हैं आप उसमें एक बुक को बेसिक रख लो, लाइक आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी जी। ठीक है, लाइक ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स हैं, आई थिंक मोस्टली लोग एफसीपीएस पार्ट वन के लिए वो यूज करते हैं, पढ़ते हैं, वो हैं, वो आप रख सकते हो। टिम चार्ट रख लो, टिम चार्ट में मोस्टली चीजें उसमें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि हमें और बुक से करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक कैथरीन भी है, मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं नहीं, लेकिन एक बुक आप बेसिक रखोगे, ठीक है, जो आप एंड में रिवाइज कर सको। ये पूछ रही थी कि टू में तो गाइडलाइंस पढ़नी पार्ट वन होती के है लिए? ना, पार्ट टू के लिए पूछ रही हूँ। पार्ट वन तो मैंने दे दिया था, टू भी मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था बट अच्छा, वो फेल हो गया। नहीं पार्ट टू के लिए भी ऐसे नहीं है कि एक जगह से पढ़ सकें आप, मल्टीपल चीजें हैं। आपने गाइडलाइंस करनी है, जो चीजें गाइडलाइन में नहीं दी हुई आपने वो टॉग से करना है। ठीक है, टॉग में भी जो नहीं दिया हुआ कुछ लोग स्ट्रेटोजी से करते हैं, स्ट्रेटोजी ना कर सकें तो फिर आप बुक से पढ़ लें। मैंने पर्सनली स्ट्रेटोजी नहीं किए थे, मैंने तो जो टॉपिक स्ट्रेटोजी के थे मैंने बुक से कर लिए थे। बेसिकली आपने गाइडलाइंस जो कि जीटीजी हैं, ग्रीन टॉप गाइडलाइंस और नाइस गाइडलाइंस, ये सब करनी होती हैं। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनमें नहीं हैं लेकिन टॉक्स में दिए हुए हैं तो वो टॉक करने होते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है। वो सारा सिलेबस एक है कंपाइल किया हुआ, उसमें गाइडेंस मिल जाती है फिर के, मिल जाएगी आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। जैसे अर्ली प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हैं, मिसकैरेजेस हैं, एक टॉपिक है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, तो उस पर हमारे पास गाइडलाइन है, ग्रीन टॉप गाइडलाइन है। ठीक है, और डायबिटीज की ग्रीन टॉप गाइडलाइन नहीं है, आपको पता है आपने नाइस गाइडलाइन से पढ़ना है। हाइपरटेंशन की ग्रीन टॉप गाइडलाइन नहीं है, आपने वो नाइस से पढ़ना है। मेरा रह गया था, स्टडी भी खैर इतना अच्छा नहीं किया था, तो फिफ्टी क्या कह फाइव रहे हो? पे मेरा फेल हुआ था। दोबारा बताओ फायदा। मैंने कहा टॉग आर्टिकल्स कुछ रह गए थे, मतलब मैंने जीटीजी और नाइस हाँ गाइडलाइंस तो हाँ, मतलब तकरीबन सारी कर ली थी। ठीक है। लेकिन एंड में जो था ना, वो कुछ आर्टिकल्स और ये टॉग, ये जो थे ना वो मुझे कुछ मिल रहे थे कुछ नहीं मिल रहे थे।
तो इस हम्म वजह से जो है ना मेरा थोड़ा सा सिलेबस ना इस तरह का रह गया था। तो जो चीजें यहाँ से आई तो वो हम्म। मेरी जो थी ना वो मतलब तो भी। पेपर वन मेरा पास था, पेपर टू में पास नहीं थी मैं ना। तो होल जब अच्छा। उन्होंने निकाली परसेंटाइल तो वो 55 पे मेरा जो था ना वो फेल हो गया। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कोई एक ऐसी जगह, मेरे पास एक लिंक था हम्म तो उसके अंदर तकरीबन सारी गाइडलाइंस थी, हम्म। लेकिन कुछ थी वो नहीं थी, तो वो कहीं से मैं डाउनलोड कर लेती थी उसको। तो मैं आपसे पूछना यही चाहती थी कि कोई एक ऐसा कोई लिंक है जहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल हो। नहीं, ऐसा तो सैडली कोई लिंक नहीं है, सब कुछ अवेलेबल हो। टॉक्स के बारे में सब लोग ही कहते, अक्सर लोग ये कहते हैं कि टॉक्स सारे करने होते हैं या लास्ट 3 ईयर से करने होते हैं टॉक्स सारे, ऐसा नहीं है। टॉक्स इंपॉर्टेंट करने होते हैं, जब हम सारे टॉक्स करने बैठते हैं फिर मसला होता है। ठीक है। जैसे एज्मा पे कोई गाइडलाइन नहीं है लेकिन आपने उसका टॉक करना है। हम्म। सिस्टिक फाइब्रोसिस पे गाइडलाइन नहीं है, उसका टॉक करना है। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं ना जो हमारे पास इतने कॉमन नहीं है लेकिन यूके में कॉमन है, तो हमें उसके टॉक करने हैं। तो सिलेबस ठीक। तो ऐसा है, आपको लिंक से मिल जाएंगे, ऐसा इस पे लिखा होता है कौन कौन सी चीजें करनी है। बाकी अगर आप लोगों को कोई टॉग वगैरह डाउनलोड करने में या कोई इश्यू हो तो बेशक आप मुझे इस ग्रुप में बता दें, मैं उसमें सेंड कर दूंगी ग्रुप में। क्योंकि मेरे पास तो मेंबरशिप है ना, तो मेंबर्स के लिए कुछ चीजें असेस हो सकती हैं, असेसेबल है। मैं टॉग्स और गाइडलाइंस असेस कर सकती हूँ अपने अकाउंट के थ्रू। ठीक है। ठीक। क्योंकि आफ्टर थैंक यू। एग्जाम मेंबरशिप फी पे करनी होती है, तो उससे फिर हम एक्सेस कर सकते हैं गाइडलाइंस और टॉग्स। तो वो कोई ऐसा सही टॉग हो जो सही। आपको ना मिल रहा हो तो मुझे बता दें, तो मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ठीक कोई है। कंपाइल कंपाइल बुक मिल जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो नहीं मिलेगी। ठीक। ठीक है। सही। ठीक ठीक, थैंक यू और सो पूछा हुआ मच। था कि एग्जाम और सेंटर्स क्या क्या हैं पाकिस्तान में। पार्ट वन और पार्ट टू के लिए मोस्टली एग्जाम सेंटर जो है वो कराची में होता है। पार्ट वन का भी पार्ट टू का भी। समटाइम्स इस्लामाबाद में बना देते हैं लेकिन करंटली तो कराची में चल रहे हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक अटेम्प्ट के लिए कराची में होता है सेंटर और एक में के लिए इस्लामाबाद में होता है। और पार्ट थ्री के लिए अब सेंटर जो बनेगा वो शालामार हॉस्पिटल लाहौर बनेगा सेंटर। मैं और इस। ऐड करना चाहूंगी कि जो हाँ। अब आप सेंटर्स के बारे में कह रही थी ना, हम्म। तो सेंटर्स अब ये पिछले साल जो था ये मुल्तान में भी अवेलेबल था। अच्छा। ठीक है। लेकिन इनकी जी वेबसाइट पे जो फिलहाल मेरी मुल्तान का भी नहीं आया हुआ। मेरी क्लास फेलो कलीग्स ठीक ने है। पार्ट वन की अटेम्प्ट दिए ये तो बहुत अच्छी बात है फिर जनवरी अगर में, वहाँ अवेलेबल था तो। तो उन लोगों ने मुल्तान में दिया। हम्म। अच्छा, तो ये तो बहुत फिर अच्छी जी। बात है कि मुल्तान में और एक अवेलेबल है। कलीग ने पार्ट टू का दिया था तो उसने भी अच्छा। मुल्तान में ही दिया। ठीक है। जी लेकिन जो वेबसाइट पे शो हो रही हैं वो भी कराची की ही शो हो रही हैं सेंटर्स। तो जब आप बुकिंग करने लगेंगे तो पाकिस्तान के हैं तो सही ऑब्वियसली, तो बाहर जाने से फिर भी बेहतर है कि कराची में मिल जाए, इस्लामाबाद मिल जाए, मुल्तान जी मिल जी। जाए तो और बेस्ट है हम लाहौर लोगों में के लिए, जी, थोड़ा लाहौर आगे में के लिए। भी है, मतलब मल्टीपल सेंटर्स अब इन्होंने बना दिए, ये बहुत अच्छा अच्छा, आसानी चलो ये कर तो दी है बहुत अच्छी इन्होंने। बात है, मेरे नॉलेज में बात नहीं थी। जी ये जी वेबसाइट पे भी यही आ रहा था कराची पे। चलें, जी। और पूछा हुआ है कि डेट वाइज स्केड्यूल जो है वो एमआरसीओजी वन के लिए कहाँ शेयर है। ये सारे स्केड्यूल्स हैं आरसीओजी की वेबसाइट पे हैं, आप आरसीओजी में सर्च करेंगे, अपना अकाउंट सब लोग बना लें, चाहे आपने एग्जाम देना है अभी नहीं देना एग्जाम। ठीक है। तो आरसीओजी की वेबसाइट पे अपने अकाउंट बना लें, उस पे सर्च कर लें एमआरसीओजी पार्ट वन डेट्स, उस पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो डॉक्टर दरख्शां आपने तो वैसे एलिजिबिलिटी अपनी कंप्लीट कर ली है ना, एलिजिबिलिटी भेजी हुई है ना, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कर जी लिया डॉक्टर हुआ है। सना, मैंने एलिजिबिलिटी भी भेज दी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी भेज दिया। आपको आवाज आ रही ठीक है? है। बस इंशाल्लाह बस 29 अक्टूबर को बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, मैं तैयार हूँ। पता नहीं है मुझे, समझ में नहीं आ रहा कि 3 मंथ्स इनफ होंगे आपकी ना बहुत एमआरसीओजी पार्ट कम वन वॉल्यूम स्टडी आ के रहा है लिए। आपका। अब आ रहा है? हेलो, अब आ रहा है? जो बाहर जो डेट्स हैं सारी वो वहाँ अवेलेबल हैं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब यहाँ मैसेज कर दें, वैसे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको। डेट्स अवेलेबल हैं चलो सारी, अब थैंक यू। 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगी बुकिंग, तो आपने बस फौरन से बुक कर लेना एग्जाम। और डेट वाइज स्केड्यूल, अच्छा आप पूछ रही हैं डेट वाइज स्केड्यूल जो एमआरसीजी वन के लिए कहाँ शेयर है। अगर यही सिलेबस का पूछ रही हैं मेरे ख्याल में आप, या एमआरसीजी वन की डेट्स का ही पूछ रही हैं, सिलेबस के बारे में तो नहीं पूछ रही हैं आप। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि 3 महीने इनफ है मेरे लिए प्रिपरेशन के लिए। जी, अगर 3 महीने आप इतना टाइम निकाल सकती हैं, 3 to 4 आवर्स, तो फिर इनफ है। 3 मंथ्स होंगे इनफ डॉक्टर सना? आप इसका टाइम मैनेज कर लें तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये एमआरसीजी पार्ट वन।
टाइम निकल जाएगा तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा अटेम्प्ट। मल्टीपल आपने ना बस सिंगल बेस्ट आंसर अटेम्प्ट करने हैं आपने। ये जितनी बुक्स आप कर सकें बार बार कर सकें। और मेन बुक आप एक रखें, चाहे ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट रख लें या एमआर नोट्स रख लें या एमआरसीओजी पार्ट 1 गाइड रख लें पास, या टीम चार्ट रख लें। कोई कोई टॉपिक जो वहाँ डेफिशिएंट है आप फर्स्ट एड से भी कर सकती हैं या दूसरी बुक से कर सकती हैं। मेन बुक आप एक रखें जो आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें, ठीक है? और सब जो टॉपिक पढ़े उसके साथ आप सिंगल बेस्ट आंसर करती रहें उससे रिलेटेड। और पूछा हुआ है कि जुलाई 2025 के लिए कोर्स कब स्टार्ट होगा, वो कुछ दिन डेट्स में अनाउंस कर दूँ कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ये है कि 1-to-1 ही रखा है मैंने, तो लिमिटेड लोगों के लिए ही हो सकेगा पॉसिबल, क्योंकि 1-to-1 मल्टीपल लोगों को कोचिंग नहीं की जा सकती। मेरा ये ख्याल है कि ग्रुप से ग्रुप्स में कई लोग फिर डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, तो इसलिए 1-to-1 कोचिंग होगी और वो भी जिसमें जो आप लोगों को टाइम सूट करेगा और जो मुझे सूट करेगा हम मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन ये बात है कि पढ़ना तो खुद ही है, तो जिस तरह आप पढ़ना चाहें टाइम निकाल के खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो टाइम सेट कर लें अपना किस टाइम पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स जो है उनको खत्म करना पड़ेगा। और ड्यूरेशन कितना होगा, मेरे ख्याल में कोर्स का ड्यूरेशन पूछा हुआ है। अगर जुलाई के लिए कोर्स करना है तो फिर ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा रखेंगे उसका, क्योंकि वो ज़रा एक थोड़ा सा स्लो पेस पे कोर्स करेंगे ताकि जुलाई तक कवर हो जाए, जुलाई से पहले भी कवर हो जाए, जुलाई तक तो फिर रिवीजन होगी। अगर तो जनवरी वाली अटेम्प्ट है तो ज़ाहिर है फास्ट पेस पे करना पड़ेगा, लेकिन जुलाई वाली के लिए ज़रा कोर्स स्लो पेस पे होगा। 5 to 6 मंथ तक रख सकते हैं उसको, जितनी देर में आप कवर करना चाहें उस तरह हो सकता है। कोर्स का फायदा बस ये होता है कि आप रहते हैं, आपकी ओरिएंटेशन रहती है और गाइडेंस मिलती रहती है कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। और क्वेश्चन है पूछ लें, बाकी आप लोग ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और जैसे टॉक्स या गाइडलाइंस के लिए कोई इशू हो, डाउनलोड नहीं हो रही, तो वो आप पूछ लें, वो मैं आपको अवेलेबल कर दूँगी। बाकी पार्ट 1 की बुक्स भी मेंशन कर दी हैं, दोबारा पूछते हैं दोबारा मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। बस ये है कि जो भी अब जनवरी अटेम्प्ट का सोच रहा था लेकिन उन्होंने अभी एलिजिबिलिटी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं फिल किए थे, तो फिर अभी वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जनवरी वाली अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन है कोई और? एंड कर दे मीटिंग फिर। नो क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस टाइम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।